स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो मेडिवल हिस्ट्री हमारी चल रही है, यूपीएससी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जिसमें ये मध्यकालीन भारत का इतिहास पूछा जाता है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो कुछ है पॉसिबल, जितने फैक्ट्स होते हैं, जितनी कहानी, जितनी स्टोरी, जितनी चीज़ें इसमें होती हैं, वो सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा। तो अगर आपका मेडिवल हिस्ट्री सब्जेक्ट है अगर आपका, तो आप इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि स्टोरीज पढ़ते पढ़ते हमारे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन भी हो जाते हैं। बाद में जब ये पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद मैं एमसीक्यू लूँगा, तब मज़ा भी आता है करने का, जब हमें प्रॉपर्ली चीज़ें पता हो। सिर्फ रट्टे मार के याद करने वाली चीज़ों से नहीं होता। ऑल्दो ये हिस्ट्री है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की जरूर ज़रूरत है हमें। आर्ट साइड है ये, तो इसे एक आर्ट के तरीके से हमें पढ़ना है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको डिस्कस करूं अगले 5 मिनट में। मेरी ये आदत है और मैं समझता हूं कि ये आदत आपकी भी होनी चाहिए कि बार बार रिवीजन करो पीछे मुड़ के, क्योंकि ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है या कुछ और नहीं है जिसमें समझना बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर मैथमेटिक्स में समझने का ज़्यादा खेल होता है, साइंस बैकग्राउंड में ज़्यादा समझने का खेल होता है। आर्ट में समझ तो आ जाता है, लेकिन उसे रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप चीज़ों को भूल जाते हो, तब हमें पता चलता है हमारे माइंड की लिमिटेशन क्या है, कि हम चीज़ें भूलते रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम चीज़ें ना भूलें, तो हमें उसे प्रैक्टिस में लाना होगा, अभ्यास में लाना होगा, और वो तभी हो पाएगा जब हम उसे बार बार रिवीजन करें, जैसे मैं करवाने जा रहा हूँ। देखिए, मैं लिख के कुछ नहीं बोलूँगा, जो कुछ मैं बोलूँगा ये सब करा रखा है पहले, इसलिए मैं लिखूंगा बिल्कुल नहीं, उसमें टाइम जाएगा। फटाफट सुने। मैंने बताया था आपको कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को हमने शुरू किया गुलाम वंश से। मैंने आपको बताया गुलाम वंश कैसे करके मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, यलदौस, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। यलदौस को गजनी का क्षेत्र, कुबाचा को सिंध और मुल्तान का क्षेत्र, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का क्षेत्र मिला था, यानी उत्तर भारत का क्षेत्र मिला था। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में राजकाज संभालना स्टार्ट करते हैं और गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। 4 साल तक मात्र ये शासन कर पाते हैं, और चौथे साल यानी 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु जाती है पोलो खेलते हुए, ये घोड़े से गिर करके। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, दिल्ली की नम्र उपाधियां धारण करी, अपने को सिपह सलार कहा, अपने आप को मलिक कहा उन्होंने, बस इतना ही किया। राज्य क्षेत्रीय विस्तार पर ध्यान नहीं दिया, युद्ध वगैरह नहीं लड़े कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो कुछ अवेलेबल था उसी पर काम किया, उसी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया। लास्ट टाइम पढ़ाया मैंने। वैवाहिक संबंधों का इस्तेमाल किया ताकि अपने को थोड़ा सुदृढ़ किया जा सके। यलदौज की बेटी से शादी करी, जो गजनी का शासक था। कुबाचा से अपनी बहन की शादी करवाई, जो सिंध और मुल्तान का था। और इल्तुतमिश जो अपना गुलाम था, उससे अपनी बेटी की शादी करवाई, क्योंकि इल्तुतमिश भी उन दिनों शक्तिशाली गुलाम था उसका। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या, मैंने नेक्स्ट बताया था आपको, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड आता है। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान था, वैसे तो सुल्तान उपाधि नहीं धारण की थी, लेकिन फिर भी सो कॉल्ड जो सुल्तान था उस समय, बुलंदशहर और ग्वालियर का सूबेदार जो था वो था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब शादी करवाई अपनी बेटी से, तो इल्तुतमिश को बदायूं की सूबेदारी भी गिफ्ट करी। अभी इल्तुतमिश जो था ये काफी महत्वाकांक्षी था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, तो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक का टाइम पीरियड इल्तुतमिश का है। इल्तुतमिश क्या करता है, शुरुआती टाइम पीरियड इल्तुतमिश का अपने आप को थोड़ा सा शक्ति जोड़ने में लगता है, लड़ाइयों में बीतता है, क्योंकि यलदौस जो पड़ोस में था वो भी युद्ध करने आ जाता है, कुबाचा युद्ध करने पहुंच जाता है। वहां से अभी चंगेज खान का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि चंगेज खान ने भी शुरुआत कर दी है। कहाँ पर चंगेज खान, मंगोल आक्रमणकारी ने, वो ख्वारिज्म तक पहुंच चुका है। ख्वारिज्म का राजकुमार भागता हुआ जो मकबरनी है, वो सिंध पार करके भारत पहुंच चुका है। इल्तुतमिश ने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, इसीलिए वो सिंध में बैठ के कुबाचा को परेशान कर रहा है। अरे फायदा इल्तुतमिश को हो रहा है, क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश का जो अपोनेंट है कुबाचा, उसकी शक्ति को कमजोर कर रहा है मकबरनी। तो ये सारे काम आपको शायद ये इक्वेशन समझ में आ रही होंगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से इल्तुतमिश लड़ाइयाँ वगैरह लड़ता है। उन्हीं दिनों वो वहाँ पे रणथंबोर पे, मंडौर पे, जो राजस्थान में मंडौर है, जहाँ पे जोधपुर गार्डन है आज का, तो उन जगहों पर जाकर अपना कब्जा करता है। यानी राजपूतों के साथ भी थोड़े बहुत लड़ाइयाँ लड़ता है इल्तुतमिश, और कुछ कुछ इलाकों को उनके अपने कवर करता है। अगर मैं कहूँ तो पूर्वी राजस्थान के हिस्से पे कुछ कवर करता है। पश्चिमी और दक्षिण राजस्थान अभी बचा हुआ है, अभी उसको कोई कवर नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ शक्तिशाली राजा रहते हैं राजपूताना वाले। 1200, फिर इसी बीच में बंगाल पे, पूर्व की तरफ अगर हम देखें भारत के, तो बंगाल पे भी एक व्यक्ति है, एवाज खिलजी उसका नाम है। वो बोलता है कि मैं स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित करता है। इल्तुतमिश अपने बेटे को भेजता है नसरुद्दीन महमूद को। नसरुद्दीन महमूद उसे हरा के आता है वहां से। तो कुल मिलाकर अब इल्तुतमिश का जीत का डंका बज रहा है। इसलिए 1229 ईस्वी में बगदाद का जो खलीफा है वो एक काम करता है, बोलता है कि इल्तुतमिश अब से भारत का क्या होगा, सुल्तान होगा। तो उपाधि दे दी जाती है बगदाद के खलीफा के द्वारा, एक प्रशस्ति पत्र, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है हाथ में इल्तुतमिश के। ठीक है, अब इल्तुतमिश जो है उसके बारे में कुछ बातें। इल्तुतमिश ने क्या किया, फारसी राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। चहलगामी यानी 40 दल का गठन किया, और जो सामंतवादी जो दल पहले थे, मुइज्जी और कुतबी, उनको समाप्त किया। और तीसरा काम, उसने अरबी मुद्रा पद्धति को अपनाया, जिसमें उसने तांबे का जीतल और टंका चलाया, जो कि चांदी का था। एक टंका बराबर 48 जीतल के होता था, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। इल्तुतमिश वही व्यक्ति है जिसने आपकी जो इख्तेदारी व्यवस्था है वो चलाई। मैंने बताया था इख्तेदारी क्या होती है। ठीक है,
ऐसी कुछ खास पॉइंट मैंने आपको जो बताए थे वो ये था कि सर ए जहांदार की उपाधि किसने किसको दी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर ए जहांदार बोला था। इल्तुतमिश ही वो व्यक्ति है जिसने जानदार का पद सृजित किया। जानदार यानी पर्सनल बॉडीगार्ड सुल्तान के, वो भी इल्तुतमिश लाया। इल्तुतमिश ही वो व्यक्ति है जिसने जजिया कर सबसे पहले भारत में लगाया दिल्ली सल्तनत के हिसाब से, यानी कि इसमें महिलाओं को, ब्राह्मण को, बच्चों को और जो भिक्षु होते हैं यानी भिखारी होते हैं उनको छोड़कर बाकी सबको जजिया कर देना था। तो ये कुछ बातें इल्तुतमिश के टाइम पे। इल्तुतमिश अपने जीते जी, क्योंकि फारसी राजत्व के सिद्धांत को अपनाते थे, इसलिए अपने जीते जी बोला कि मेरी बेटी जो रजिया है वो सुल्तान बनेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अमीर जो थे उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को, जो कि इल्तुतमिश का एक बेटा था, उसको सुल्तान बनाया। बाद में रजिया सुल्तान ने, आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कल कि जनता के सामने आके, लेक्चर नंबर 2 शुरू हो चुका है जो कल पढ़ाया था। रजिया आती है जनता के सामने और बोलती है कि यार मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे पिताजी ने, इल्तुतमिश ने कहा था कि मैं सुल्तान बनूंगी, ये सब बातें, वो सब बातें बोलती है लाल कपड़ों में आकर। जनता उसकी बात मानती है और रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया जाता है। रजिया सुल्तान शासिका बन जाती है, पहली शासिका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका एकमात्र। अब रजिया सुल्तान 3 साल 6 महीने 6 दिन तक काम करेगी, 1236 से 1240 तक। इस बीच में अबिसीनिया का जो याकूत है उसको वो अमीर आखुर बनाती है, अश्वशाला का प्रमुख बनाती है। अमीर उससे चिढ़ने लग जाते हैं कि यार एक महिला होके हम पे ऐसे रौब जमा रही है, हमारी कठपुतली नहीं बन के रह रही है। इसी बीच में भटिंडा ताबर हिंद का जो सूबेदार है वो वहाँ पर, जिसका नाम अल्तुनिया है, वो वहाँ पे विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान जब वहाँ जाती है तो अल्तुनिया रजिया सुल्तान को कैद कर लेता है। रजिया सुल्तान कूटनीति का परिचय देती है और अल्तुनिया के साथ विवाह कर लेती है। दोनों खुशी खुशी आ रहे होते हैं अपने मायके, यानी रजिया वापस आ रही होती है अपने दिल्ली की तरफ, लेकिन रास्ते में रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। कोई कहता है कि डाकुओं के द्वारा की गई, कुछ हुआ कहना है कि अमीरों का षड्यंत्र था, कैथल के पास, हरियाणा के पास उनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से रजिया सुल्तान का शासन भी समाप्त हो गया 1340। उसके मैंने बताया कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए 1342 के बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है, एक कठपुतली के तौर पर अमीरों के द्वारा। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था एक नया पद सृजित किया था, जिसे कहते हैं नायाब ए ममल्लकत। नायाब ए ममल्लकत कौन था? एक मैंने कल बताया था आपको, सुल्तान का समकक्ष। सुल्तान तो क्योंकि नाम मात्र का था, लेकिन असली शक्ति नायाब ए ममल्लकत के पास होती थी। तो ये कब शुरू किया गया? ये पद ये शुरू किया गया रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद, क्योंकि बहराम शाह सिर्फ एक कठपुतली था जो 1240 से 42 तक काम करा जिसने। उसी के साथ जो पहला नायब जो बना दिल्ली सल्तनत का, मैंने आपको बताया था उसका नाम है एतीन। आपको याद होगा, याद आ रहा है कुछ? एतीन। तो इस तरीके से ये चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। उसके बाद बहराम शाह के बाद 42 से लेकर 46 तक एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए मसूद शाह आता है, और बाद में मसूद शाह को भी अपदस्थ करवा देता है कौन? बलबन नाम का एक व्यक्ति। बलबन उन 40 जो चहलगामी थे, उन्हीं 40 में से एक व्यक्ति था जो बोलता है कि इन सबको हटाओ, इल्तुतमिश के पोते को बैठाएंगे, यानी कि नसीरुद्दीन महमूद को बैठाएंगे। और नसीरुद्दीन महमूद को बैठा देता है, जो कि 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक शासन करता है। 1252-53 के करीब ऐसी घटना भी होती है कि जब बलबन को उसके नायब के पद से वो महमूद हटवा देता है और एक हिंदुस्तानी मुसलमान इजामुद्दीन रेहान को उस पद पर सृजित करता है, लेकिन अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए बलबन अपने पद को पुनः प्राप्त करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें धीरे धीरे करके 1265 का टाइम पीरियड आता है और उल्लू खान यानी कि बलबन क्या करता है? हत्या कर देता है। कोई कहते हैं ऐसा, या कोई कहते हैं कि मृत्यु हो जाती है महमूद की, यानी नसीरुद्दीन महमूद की। और इस तरीके से 1265 में बलबन गद्दी पे आकर बैठ जाता है। अब आगे जो मैंने कल पढ़ाया था फिर उसी को आगे, अभी भी रिवीजन चल रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ बहुत ब्यूटीफुल है। 100 में से एक बच्चा होगा जो सुन रहा होगा मेरी बात, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। 1265 की बात हो गई। 1265 में बलबन गद्दी पे बैठता है। बलबन के बारे में मैंने बताया था, बलबन जब गद्दी पे बैठता है, इसकी बैकग्राउंड जानोगे तो ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके बलबन के। बलबन का बैकग्राउंड क्या है? ये 40 अमीरों में से एक है, यानी कि ये चहलगामी में से ही निकला हुआ व्यक्ति है, इसलिए अच्छे से जानता है कि सुल्तान की पीठ पीछे क्या क्या षड्यंत्र रचे जाते हैं। इससे सबसे पहले काम करता है चहलगामी को खत्म करता है, चालीसा दल को खत्म करता है, गुप्तचरों की व्यवस्था लाता है ताकि मेरे बारे में पता लगते रहे मुझे क्या क्या चल रहा साइड से। तीसरा काम क्या करता है? नायब के पद को समाप्त करता है, क्योंकि ये भी पहले नायब था और इसने सुल्तान के साथ कैसे कैसे काम किए थे इसको पता है, तो इसने अपने नायब नहीं रखना चाहता, इसने नायब के पद को खत्म किया। शराब पीना छोड़ दिया आपने, वहाँ पे हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करता था वहाँ दरबार में बैठ के, ताकि एक दूरी बनी रहे। और अपने आप को इसने जिल्ले अल्लाही कहा, जिल्ले अल्लाही यानी ईश्वर की छाया अपने आप को कहा, ईश्वर का प्रतिनिधि, नियाबत खुदाई इसने अपने आप को कहा। क्यों कहा होगा ऐसा? ताकि सुल्तान और एक नॉर्मल व्यक्ति के बीच में एक बड़ा गैप बन जाए, ताकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि कल को गले में हाथ डाल के बात कर रहा है बलबन से। इसलिए उसने क्या किया? एक दूरी बना दी। जो भी अमीर अब दरबार में आता था उसको सिजदा और पेबोस करना पड़ता था। सिजदा यानी सर झुका के दंडवत प्रणाम सुल्तान को करना होता था, ये मानकर कि ये ईश्वर की प्रतिछाया है।
और इसी तरीके से उसे पैबोस करना पड़ता था, उसके पैरों को चूमना पड़ता था बलबन के यानी सुल्तान के। तो इस तरीके से उसने एक सुल्तान की गरिमा को बनाने का काम किया और वो इसमें सफल भी रहा। सफल रहा तभी वो 1265 से 1286 ईस्वी तक काम करता रहा, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। उसने दिल्ली के आसपास के जितने जंगली इलाके थे उन सबको कटा दिया ताकि डाकुओं का, मेवातियों का जो खतरा हो वो कम हो सके। उनका खुलेआम उसने कत्लेआम किया डाकुओं का, और जनता के मन में जो भय था उसे कम किया। ईरानी त्योहार नौरोज जो होता है उसको मनवाने का भी श्रेय हम बलबन को ही देते हैं। तो कुल मिला के बलबन ने ऐसे ऐसे काम किया। रक्त और लौह की नीति बलबन की ही है। बलबन ने मंगोलों के साथ भी युद्ध वगैरह किए। इसी युद्ध में उसके एक बेटे मुहम्मद की मृत्यु भी हो गई थी। 2 बेटे थे उसके, एक का नाम था मुहम्मद, एक का नाम था बुगरा खान। मुहम्मद जो था उसका बेटा था, इसका बेटे का नाम मैं भूल रहा हूँ। बुगरा खान के बेटे का नाम था कैकुबाद, और उसके बेटे का नाम अभी हम देख लेंगे थोड़ी देर बाद, वो भी कैसे ही है। ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। तो कुल मिलाकर कैकुबाद जो था उसको अमीर समर्थन देते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, खत्म हो गया कल वाली सारी बातें। कैकुबाद को अमीर समर्थन देते हैं और कैकुबाद को सुल्तान बना देते हैं। लेकिन कैकुबाद थोड़ा विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला और पक्षाघात से पीड़ित एक व्यक्ति था, इसलिए जलालुद्दीन नाम का, मलिक फिरोज नाम का एक सामान्य सा तुर्क उसको यमुना जी में फेंकवा देता मार के। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद उसके बेटे को, कैकुबाद के बेटे को, कयूमर्स को, जो बहुत छोटा रहता है, थोड़ी दिन के लिए गद्दी पे बैठाता है 3 महीने के लिए, बोलता है मैं इसका संरक्षक हूँ। और जब उसको लगता है कि मामला ठंडा हो चुका है सब कुछ, तो उस बेटे को भी हटा देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाएगा। और इसका नाम है मलिक फिरोज, इसी का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। 10 मिनट शायद मैंने लिए होंगे, ये सारी बातें आपको समझ। बातों मैंने सारों के नाम लिया। अगर आप मुझे बता दो कोई नाम मैंने छोड़ा इसमें से लिखा हुआ, अगर कोई भी नहीं छोड़ा, इस तरीके से पढ़ोगे। एक चीज़ मैंने नहीं छोड़ी, सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ा। आप बता दो मुझे कि आपने ये छोड़ दिया। ठीक है, बहुत सुंदर। रजिया हो गया, सब हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली मैंने, ठीक है ना। हाँ, कई खुसरो था, ये नाम भूल रहा था मैं, कई खुसरो। ठीक है, अब हो गया गुलाम वंश समाप्त और शुरू हुआ है खिलजी वंश। खिलजी के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा था बीच में। एक बार मूवी आई थी पद्मावती, फिर उसका नाम चेंज करके पद्मावत रखा गया था, क्योंकि इसे राजपूताना में एक तरह का द्वेष था। कारण वैसे सही भी है द्वेष का, अभी मैं जिक्र करूंगा उस कारण, वो क्यों द्वेष हुआ था वो बातें। देखो होता क्या है कि अब हमारे सामने खिलजी वंश आने वाला है, क्योंकि बलबन के बारे में आपको कहानी समझ में आ चुकी है कि बलबन के जो उत्तराधिकारी हैं वो ढंग के नहीं रह पाए, और उनको मारते मारते लास्ट में एक व्यक्ति आया मलिक फिरोज, और मलिक फिरोज ने सीधे सीधे क्या करा है, हत्या करी है। किसकी? कैकुबाद की। कैकुबाद कौन है? एक तरह से बलबन का पोता है, बुगरा खान का बेटा है। तो मलिक फिरोज ने क्या किया, कैकुबाद की हत्या करी। तो कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि कैकुबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ऐसा कहना बहुत सही भी नहीं है, क्योंकि कैकुबाद के बाद 3 महीने तक कयूमर्स गद्दी पर बैठा था, जो कि कैकुबाद का एक बहुत छोटा बेटा था। इसके संरक्षण में बैठा था मलिक फिरोज के। लेकिन जब मलिक फिरोज को लगा कि यार सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ चुकी है, तो 1290 ईस्वी में इसने खुलेआम अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। कैकुबाद के द्वारा बनाया गया एक किला था, इसको किलो खरी कहते हैं। कड़ा एक जगह पड़ती है, वहां पे किलो खरी का एक महल था। उस महल में इसने अपना क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। कुछ दिनों तक एक कड़ा में ही रहा, दिल्ली में नहीं आया, क्योंकि इसको डर था कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गुलाम वंश वाले मुझे पकड़ के मार दे। इससे थोड़े जब तक मामला ठंडा हो जाए, इसने अपना सारा का सारा काम किलो खरी के महल में कर दिया, कड़ा के पास। तो कुल मिला के 1290 ईस्वी में मलिक फिरोज आ रहा है, और ये 96 ईस्वी तक टिकने वाला व्यक्ति है। इसके बारे में कुछ बातें हैं। मलिक फिरोज को इतिहास वैसे जलालुद्दीन खिलजी के नाम से ज्यादा जानता है। जलालुद्दीन खिलजी के नाम से शुरू हो चुका है आज का टॉपिक। जो लिखने वाला काम कर रहा हूँ ये आज का काम है, जो अभी तक बोल रहा था सिर्फ रिवीजन था। ऐसे ही कराता हूँ मैं रिवीजन, और वो बहुत जरूरी है, मेरा मानना बहुत जरूरी है रिवीजन, उसके बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको लगेगा तो सारी चीजें ईजी हैं, ईजी तो हैं, लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पाओगे मेन टाइम। जितने ज्यादा बार बोलोगे, जितनी ज्यादा बार सुनोगे, नाम अपने आप याद होंगे, उसका कोई और सब्सटीट्यूट नहीं होता। अब सुनो इधर, मलिक फिरोज जो है यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी, ये 1290 ईस्वी पे गद्दी पे बैठ चुका है, और यहाँ से खिलजी वंश की स्थापना होती है। आपके मन में सवाल आएगा खिलजी क्या है? गुलामों का तो समझ में आता है कि गुलाम कौन है, गौरी के गुलाम थे ये, इसलिए गुलाम वंश। खिलजी बेसिकली एक तरह की ऐसी जाति है जो 2 लोगों का मिश्रण है। हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ लोग तो तुर्की हैं, क्योंकि तुर्की तो चल ही रहे, तुर्की ही चलेंगे सारे, और तुर्की और अफगानियों का मिक्सचर है ये, एक तरह का तुर्की अफगान की मिलकर एक तरह की, एक अलग तरह की नस्ल है जिसका नाम है खिलजी। सामान्य तुर्क ही है ये, वैसे मोटा मोटा अगर आप कहोगे तो तुर्की ही है ये भी। मोहम्मद गौरी, ये इल्तुतमिश वगैरह उनकी तरह तुर्क है ये भी। ठीक है, अब क्या होता है, खिलजी आ गए। अब खिलजी के बारे में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी 2-4 बातें कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठा, बताते हैं कि इसकी उम्र लगभग 70 साल की थी।
70 साल की उम्र चली गई, लेकिन आप देख रहे हैं सत्ता का लोभ अभी तक नहीं गया। बड़ी बात है, 70 साल की उम्र हो गई है और एक छोटे बच्चे को, किसी को यमुना में फेंक देना, यमुना जी में फेंक देना, किसी को हत्या कर देना 70 साल की उम्र में किया जा रहा है यार। बताओ, ये है विश्व विजेता बनने के इनके गुण, मतलब ये चाहते हैं हम ऐसा करें 70 साल की उम्र में। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो ये जलालुद्दीन खिलजी है, अब ये बोलता है यार देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं कत्लेआम करूँ, मैं मुसलमान भाइयों का अपने कत्ल नहीं कर सकता, उनका खून देखना मुझे शोभा नहीं देता, मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा, आराम से जो जैसा है वो वैसे ही रहो, बस मैं सुल्तान बना हुआ ठीक है, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा, ये ऐसा बोलता है। यानी इसका कुल मिला के मानना यह है कि मैं साम्राज्य विस्तार पर फोकस नहीं करने वाला, जितना मिला हुआ आराम से उतने में चैन की रोटी खा लेंगे बैठ के, ये इसका मानना है। यानी कहना चाहता है कि मैं आक्रमण करके अपनी सीमाओं को बढ़ा के ये काम मेरे बस का अब नहीं रहा। एक तो इसने ये स्टेटमेंट अपना दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट दिया जरूर, लेकिन रणथंभौर पर चुपचाप इसने एक आक्रमण भी कर दिया। रणथंभौर जो कि राजस्थान की तरफ पड़ता है, वहां पर एक इसने आक्रमण किया, लेकिन ये आक्रमण इसका असफल रहा, क्योंकि रणथंभौर में पृथ्वीराज चौहान के वंशज रह रहे हैं और वो खतरनाक लोग हैं, उन्होंने भगा दिया इसे, उनके पास बड़ी खतरनाक सेना है, तो रणथंभौर से असफल हो गया। इसके बाद इसने प्लान, उसने बोला अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, इसलिए इसने बोला कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा किया। इसके बारे में कुछ एक दो फैक्ट्स बोलता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खास नहीं जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन एक दो फैक्ट काम किया, वो फैक्ट सुनो। एक फैक्ट ये काम का है कि जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर मंगोलों के साथ एक तरह की संधि हुई। मंगोल जो कि चंगेज खां के वंशज वगैरह लोग हैं, 1227 ईस्वी में चंगेज खां की भी मृत्यु हो चुकी है, सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं आपको, तो उसके वंशज लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये मंगोलों के साथ कुछ एक इसकी संधि वगैरह होती है, और इस संधि में ये तय किया जाता है कि लगभग 2000 जो मंगोल होते हैं ना, मतलब उन दिनों, क्योंकि मंगोलों के साथ ठीक ठाक थोड़ी हल्की फुल्की इनकी ठीक ठाक बनने लग गई थी, पूरी तरीके से दोस्त नहीं बने थे, क्योंकि अभी फिर लड़ाई होगी इनकी मंगोलों के साथ, लेकिन इस बीच में थोड़ी सी संधि वगैरह भी, मंगोलों का आना जाना हो गया, तो 2000 मंगोल दिल्ली के पास आकर बस गए और एक नई बस्ती बना दी, इसे कहा मंगोलपुरी। मंगोलपुरी मंगोलपुरी नाम की एक बस्ती बसा दी दिल्ली के पास, 2000 मंगोल आके यहाँ बस गए। कुछ मंगोल जो थे वो सेना में भी भर्ती होने लग गए। किसकी सेना में? जलालुद्दीन की। तो जलालुद्दीन की सेना में मंगोलों को भर्ती किया जाने लगा। आप समझ रहे होंगे कि सेना में भी कुछ मंगोल आ गए, सेना में भी मंगोल आ गए। और जलालुद्दीन खिलजी एकमात्र वैसा व्यक्ति है जिसने मंगोल राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। फारसी राजत्व के सिद्धांत को किसने अपनाया? इल्तुतमिश ने। यानी आपको याद है उसने रजिया को, अपनी बेटी को उसने बनाया था। ऐसी मंगोल का राजत्व मतलब जिस तरह की अपनी पॉलिटिकल जिस तरह का उनका बिहेवियर होगा उस तरह की चीज़ों को अपनाया। यानी जिस तरह की परंपराएं वहाँ रही होंगी मंगोलों में, राजा महाराजाओं की क्या मंत्री ये वो सो, कितने सैनिक क्या सैनिक, वो सब वो वाला काम उसने अडॉप्ट किया मंगोलों से। किसने? इसने। तो इसने मंगोल राजत्व के सिद्धांत को भी अपनाया। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? मैं जलालुद्दीन की बात कर रहा हूँ। तो आप इस कुछ चीज को याद रखना भी, जो मैंने यहाँ पर बोला कि मंगोल आ गए यहाँ पर, ये याद रखना आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे काम पड़ेगा इससे हमारा, कि मंगोल यहाँ आ गए। इसलिए कड़ियाँ जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। सिर्फ कहानी सुनो, बस कहानी सुननी है बस, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक। और कहानी सुनते सुनते आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। 1296। अच्छा आप सुनो, ये जो मलिक फिरोज है ना 70 साल का, इसका एक दामाद है और वही इसका भतीजा भी है। यानी कुल मिला के इसमें चलता है ऐसा, ये मतलब रिश्तेदार में ऐसी शादी हो जाती थी उस मुस्लिम उसमें। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी एक व्यक्ति है, अली गुरशप उसका नाम है। देखो मैं कुछ बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, बाकी तो आपने मूवी देखी है, नहीं देखी कोई बात नहीं। अली गुरशप का नाम वैसे है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का ये चाचा है, और दूसरे शब्दों में ससुर भी है, यानी ससुर भी है। यानी जलालुद्दीन की बेटी के साथ इसने शादी करी, और एक तरह से इसके पापा का भाई जलालुद्दीन है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चाचा है उसका। अब होता यह है ना कि ये थोड़ा महत्वाकांक्षी किस्म का इंसान है खिलजी भी, अली खासतौर से अलाउद्दीन खिलजी। इसको मजा आता है सिकंदर की कहानियां सुनने में, अशोक की कहानियां सुनने में, मतलब इसको विश्व विजेता बनने का शौक है। जैसे सिकंदर को था, अशोक को था, समुद्रगुप्त को था, वैसा विश्व विजेता बनने का शौक लगभग इसको भी है, चक्रवर्ती बनने का। तो अब ये क्या करता है, ये बोलते हैं यार कैसे बने चक्रवर्ती, यार क्या क्या करें हम, कैसे करें। तब तक ना एक नाम याद आ रहा मुझे अभी, अगर मैं, छुट्टन नाम है उसका, ऐसे ही कुछ नाम है, मुझे अभी बहुत क्लियर नहीं है। वो कड़ा का राज्यपाल है, जहां तक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज अगर हो रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ। वो राज्यपाल है कड़ा का, जलालुद्दीन खिलजी के नियंत्रण में काम करता है। लेकिन एक बार उसकी जलालुद्दीन खिलजी के साथ थोड़ी अनबन हो जाती है। वो जो छुट्टन या ऐसी कुछ नाम है उसका, वो अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है यार ये किसको बैठा रखा गद्दी पे तुमने 70 साल के वाले को,
तुम बैठो यार, यंग हो एकदम, बैठो ना, डायनेमिक हो एकदम, जाओ गद्दी पे बैठो, तुम्हारा इंतजार कर रही दिल्ली। इसके मन में बिल्कुल एकदम भर देता है, बिल्कुल महत्वाकांक्षी बना देता है। ये बोलता है छोटन बोल तो सही रहा। तो अलाउद्दीन बोलता है यार कैसे करें, फिर वो कहता है पैसा चाहिए उसके लिए बड़ी मात्रा में। उसने कहा पैसा कहाँ से आएगा? उसने कहा लूटपाट करते हैं, चलो युद्ध करते हैं। नीचे नीचे दक्षिण की तरफ बहुत पैसा है, गुजरात में तो पैसा ही पैसा है, उधर तो वहाँ सोना चांदी, वहाँ तो नदियाँ बह रही। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो अब इन्होंने सोचा कि चढ़ाई करते हैं। अब क्या हुआ है कि पहला, प्लीज ध्यान से सुनना, दक्षिण भारत पर विंध्य के नीचे का जो इलाका है दक्षिण भारत है, वो आप मोटा मोटा समझ लो, अगर ज्योग्राफी पढ़ते हो, कर्क रेखा के नीचे का। तो क्या होता है कि अगर ये भारत है तो इसमें ये दक्षिण का इलाका जो है, इस दक्षिण में पहली बार दिल्ली सल्तनत से अगर किसी सुल्तान ने बगावत की है, यानी पहली बार बगावत मतलब पहली बार अगर युद्ध किया है, तो उसका नाम जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन के टाइम में पहला अटैक हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत पर रामचंद्र नाम का एक राजा है, देवगिरी नाम की एक जगह है जो यहां कहीं पड़ती है, महाराष्ट्र की तरफ, सूरत वगैरह उधर मान लो आप लगभग। तो रामचंद्र जो एक राजा है देवगिरी का, उसके उसमें अटैक किया जाता है और उसको हरा दिया जाता है। अच्छा, अटैक तो किया जा रहा है, किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने करा। राजा था, सुल्तान था ना वो, लेकिन भेजा किसको? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा है, सेनापति टाइप का बना के। तो हुआ वो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में है, लेकिन है कौन सुल्तान? जलालुद्दीन चल रहा सुल्तान। 1291 के बीच की घटना है लगभग। और ये इसे हरा देता है अलाउद्दीन। और जब अलाउद्दीन इसे हरा देता है तो फिर अब तय होता है कि अलाउद्दीन इसे तय कर देता है कि अब मुझे भैया मंथली या ईयरली मेरे पास पैसा पहुंच जाना चाहिए, हफ्ता टाइप का, समझ लो, ताकि आप भविष्य में अटैक ना हो तुम पे। इसलिए बोलता है ठीक है मिल जाएगा। और उसके बाद टाइम टू टाइम अलाउद्दीन को चीज़ें मिलने लग जाती थी हर साल। इस पॉइंट को भी नोट करना, बाद में यूज़ करेंगे इसको, क्योंकि बहुत ही ये लड़ाई का कारण बनेगा आगे, ये हत्ता वसूली। ठीक है। दूसरी बार जब वो यहां से लौट के आता है तो वो दिल्ली में अपनी हाजिरी देता है अलाउद्दीन खिलजी की, मैंने हरा दिया चाचा इसे, और आप लोग पैसे वैसे पकड़ो जितने मैंने लूटपाट करी है, और मैं घर जा रहा अपने घर चले जाता है अलाउद्दीन। ये बंगाल बिहार इस तरफ की तरफ, अवध की तरफ था, अवध का सूबेदार था ये। ठीक है, अवध का, अवध मतलब उत्तर प्रदेश का इलाका लगभग। तो दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश चले जाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, चाचा को अपने पैसे लूट कर देके। चाचा खुश होता है, बोलता है यार अब बढ़िया मिला मुझे तो यार, अब क्या होगा आगे। ऐसे ही करके अब क्या होता था, जब भी लड़ाइयाँ लड़नी होती थी ये जाता था, लूटपाट का सामान लेता था, चाचा के वहाँ हाजिरी लगाता था, घर चले जाता था। एक बार इसने बड़ी लूट कर दी, और बड़ी लूट के बाद ये दिल्ली नहीं गया, सीधे अपने घर पहुंच गया। जलालुद्दीन को खबर लगी, उसने कहा अच्छा जी यार हाथ से निकल रहा है इसका मतलब। तब तक अलाउद्दीन का खत पहुंच गया जलालुद्दीन के पास। ये ऐतिहासिक घटना है, ऐसी मजाक नहीं है। अलाउद्दीन का खत पहुंच गया जलालुद्दीन के पास कि चाचू जान गलती हो गई, वो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में था, जरा बहुत सारा हमारे पास माल था, हमने जो लूटा था, तो इस चक्कर में मैं आपके पास आ नहीं सका। तो ऐसा करो ना, आओ मिलते हैं, मैं आपको वो पैसा दे देता हूँ सारा का सारा। तो आ जाओ कड़ा के पास, आओ मिलते हैं, कड़ा के पास मिलते हैं, यहाँ पे कहीं पे कड़ा है, यहाँ पे मिलते हैं, मैं आपको दे दूंगा। नदी पड़ती है रास्ते में, ये गंगा नदी घाटी का इलाका चल रहा है ऊपर का। ये जलालुद्दीन आता है अपने साथ 100-1000 लगभग सैनिक लेके, सिर्फ पार चले जाता है अपने भतीजे से मिलने। खुश होता है कि यार फिर से बहुत सारा धन लेके आऊँगा। और यहाँ पे पहुँचता है, अलाउद्दीन के साथ गले मिलता है। अलाउद्दीन पीछे से उस पर खंजर घूम देता है और जलालुद्दीन की हत्या कर देता है अपने चाचा की, और गेम एंड हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा लालच था, अलाउद्दीन खिलजी की पूरी चाल थी, जो उसको बुलाया उसने वहाँ पे धन लेने के चक्कर में। इस तरीके से आपने देखा कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई, किसी और के नहीं, उसी के दामाद और उसी की बेटी, उसी के दामाद और उसी के भतीजे के द्वारा। ये एक ही, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो रही थी। अब आपको शायद समझ में आ गया कि जलालुद्दीन का केस खत्म हो चुका है। अब ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या होगा। ये कुछ करेक्टर ऐसे बिल्कुल याद मत करो। जलालुद्दीन खिलजी शायद आपको याद हुआ होगा, अभी बाकियों को याद बिल्कुल मत करो। नीचे देखो आप, जो मैंने बताया, क्या मैंने कोई पॉइंट छोड़ा? सिर्फ इतना देखना है, बाकी जो कुछ है वो आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, इस पर कुछ पॉइंट, हाँ अच्छा, वो तो अब रिलेटेड बातें अब मैं बोलता हूँ। देखो अब मैं बताता हूँ क्या क्या होगा। ठीक है, खिलजी हो गया ना। जलालुद्दीन को पहले देख लो, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया आपको। इसमें अगर कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा तो मैं उसको बोल दूंगा, अदरवाइज मैं चलूंगा। ठीक है, सारे पॉइंट मैंने बोल दिया, बिल्कुल मैंने सारे पॉइंट बोल दिए, मुगलपुरी या मंगोलपुरी। अब सुनो, अब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठ चुका है। अब अलाउद्दीन खिलजी करने क्या वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा खिलजी वंश में, क्योंकि खिलजी वंश में जलालुद्दीन का बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि उसका ऐसा कुछ खास रोल नहीं है जिसने ऐतिहासिक घटनाओं को कुछ जन्म दिया हो। छोटी मोटी बातें जो कुछ थी मैंने वो आपके साथ डिस्कस कर ली। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, सब याद रखना, कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाता है आपको हवा में नहीं लगेगी, ये क्वेश्चन आ गया। आपको भले ही लग रहा होगा कि मैं इतना कुछ क्या क्या बताने में लगा हुआ, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, पता है आपको। अब मैं कोई भी बात बिना फैक्ट के नहीं बोल रहा, सारी बातें फैक्चुअल हैं, जितनी मैंने बोली आप चेक कर लेना, जो भी बुक्स आप पढ़ते होंगे। और अलग अलग बुक्स का ये निचोड़ है, किसी एक पर्टिकुलर बुक से मैंने पढ़ के नहीं बोल रहा है सब कुछ।
ठीक है, क्योंकि एक बुक में जनरली नहीं मिलती कुछ चीज़ें, और कई बार एक बुक में किसी अलग अंदाज में, दूसरे में कुछ अलग अंदाज में लिखा रहता है, तो प्रॉपर उसका सेंस भी समझ नहीं आता। इसलिए अलग अलग बुक्स पढ़ने में एक आइडिया लग पाता है, वो एक स्टूडेंट नॉर्मली नहीं करेगा, क्योंकि उसको और भी किताबें पढ़नी है। वो मैंने कर रखा आपके लिए, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए अब क्या होता है ना यार, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठ रहा है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, वहीं पर अपना वो कर देता है, कड़ा के पास अपने को सुल्तान घोषित कर देता है, बोलता है कि भैया मैं ही हूँ सुल्तान अब से आपका। 1296 ईस्वी में अपने चाचा की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी आ गया। लगभग 1316 या चलो 1316 ही मान लो फिलहाल के लिए, अभी मैं नहीं लिखता इसको, रहने दो अभी इसको, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा ना, ऐसे में लग रहा है कि अभी खत्म हो गया गेम शुरू होने से पहले, इसको नहीं लिखते, अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठेगा। अब सबसे पहले सुनेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने समस्याएं क्या है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं ना आपसे एग्जाम में। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठा, उसके सामने किस किस प्रकार की समस्याएं चल रही है। समस्याएं कहने का मतलब है कि जब वो गद्दी पर है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उसे जलालुद्दीन के रिश्तेदारों से निपटना है, जलालुद्दीन के रिश्तेदारों से उसे निपटना है, एक पहली घटना। दूसरी घटना क्या हो सकती है, यानी कि ये एक आंतरिक समस्या है, उसको उसे निपटना आंतरिक समस्या से, क्योंकि ऐसा थोड़े ना है कि और लोग नहीं होंगे, जलालुद्दीन के पीछे और भी तो लोग होंगे, हो सकता है उसका बेटा हो, कोई और हो, कोई और हो, वो भी तो चाह रहे होंगे कि कुछ ना कुछ हम भी गद्दी पे बैठे, तो उनसे भी खतरा अलाउद्दीन को, इसलिए वो डायरेक्ट दिल्ली नहीं पहुंचा पहले दिन। दूसरी बात, बगल के पड़ोस में जो राजपूताना है वो अपनी शक्तियां बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। राजपूताना जो है बगल में रणथंबोर में हमीर देव है, चित्तौड़ के लोग हैं, ये लोग हैं, बड़े शक्तिशाली हो चुके हैं, इनसे भी इसे निपटना है। तो ये एक तरह की बाह्य एक तरह से हम कह सकते हैं संकट है। और ना केवल ये तो फिर भी चलो इंडिया के लोग ही, अभी बगल से मंगोल भी आ रहे पश्चिम उत्तर की तरफ से। अब मंगोल एक बार घुस गए अंदर तो फिर वो क्या मैं बोलूँ, वो इतना खतरनाक हाल कर देते हैं जब जहाँ पहुँचते हैं वो मंगोल, तो वो घुसने नहीं चाहिए अंदर, उनसे भी खतरा है, तो ये बड़ा भयंकर खतरा है। उसके बाद अभी आया सुल्तान बना है, तो ऐसा थोड़ा ना कि सुल्तान बन गया तो जनता को भी ठीक ठाक रखना पड़ेगा, जनता ने बगावत कर दी तो फिर हो गया काम। इसलिए जनता का समर्थन चाहिए, उसके लिए आर्थिक और सामाजिक सुधार करने पड़ेंगे, उसे आर्थिक और प्रशासनिक सुधार करने पड़ेंगे। तो आर्थिक और प्रशासनिक सुधार भी जरूरी है। ये सब चीज़ें लिखी है मैंने, आप नोटपद करो, अभी बाद में नोट करना, पीडीएफ देख लेना। ये कुछ समस्याएं हैं, कुछ संकट है जो काम उसे करने हैं अलाउद्दीन खिलजी को, और इन सब कामों के लिए एक बहुत बेहतरीन बंदा ये अलाउद्दीन खिलजी था, सच में था, क्योंकि इसने बहुत खूबसूरती के साथ इन सब चीज़ों के साथ निपटा। अभी क्या करेगा, अब ये क्या करेगा अपना, सबसे पहले इन सब चीज़ों को करने के लिए एक तो ये क्या करेगा, इसको बड़ी मात्रा में रुपया चाहिए, तो ये अपना सैन्य विस्तार करेगा। सैन्य विस्तार करने का मतलब है अपना ना राज्य क्षेत्रीय विस्तार करना चाहता है, अलग अलग इलाकों को जीतना चाहता है। क्यों जीतना चाहता होगा, उसमें ये उत्तर भारत के इलाके को जीतने की कोशिश करता है और दक्षिण भारत, क्योंकि अभी तक बहुत बड़ा इलाका इनके कब्जे में नहीं है, लेकिन अब अलाउद्दीन के बाद बहुत बड़ा इलाका इनके कब्जे में आने वाला है, बहुत बड़ा। इसमें ये उत्तर भारत के इलाकों में भी कब्जा करेगा, राजस्थान के इलाकों में, गुजरात के इलाकों में अटैक करेगा, मध्य भारत के इलाकों में अटैक करेगा। उसके बाद ये दक्षिण भारत के इलाकों में अटैक करेगा, नीचे नीचे तक घुस जाएगा, तमिलनाडु तक लगा लो, दिल्ली में रहेगा, इतने नीचे तक घुस जाएगा लड़ते लड़ते। कारण क्या है, उत्तर भारत में वो प्रत्यक्ष शासन करने वाला है, प्रत्यक्ष मतलब सीधे सुल्तान वही माना जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत में उसका मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति है। वो यहाँ पे ये नहीं करना चाहता कि यहाँ सुल्तान बन के रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि भैया गाड़ी वगैरह तो चल नहीं रही आजकल, उन दिनों नहीं चलती थी ना ऐसे कि प्लेन में बैठे और चल दिए वहाँ पे आराम से, ऐसा नहीं है। तो उसको पता है कि यार इतने बड़े साम्राज्य को, इतना बड़ा भारत है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, 3-3 हज़ार किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, नहीं संभाल पाऊंगा। तो क्या करें कि दक्षिण भारत में इलाकों को जीत लें, अपने किसी प्रतिनिधि को वहाँ पर बैठा लें और वो उस वहाँ पर राजकाज करे, और जो कुछ भेजना हो मुझे भेजता रहे टाइम टाइम से, मेरा सिर्फ काम वहाँ से पैसा कमाना होगा, यानी धन कमाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर मैं खुले तौर पर शासन करूंगा, यहाँ पर मेरा प्रत्यक्ष शासन होगा। ये मानना है अलाउद्दीन खिलजी का, और ये इसकी बहुत बड़ी डिप्लोमेसी मानी जाती है, बहुत अच्छा काम इसने किया। मैं उलझाना नहीं चाहता आपको, बाद में एक सुल्तान आएगा वो गड़बड़ी कर देता है, बाद में देखेंगे कौन है, लेकिन फिलहाल ये इसकी नीति है, इस नीति के आधार पर चलेगा। और इस नीति के आधार पर अब उसके युद्ध अभियान चालू होंगे, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के, और वो मैं सोच रहा हूँ कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में उसे देखना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूँ मुझे मोहम्मद हबीब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हो सके तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात जो मुझे आपको बोल देनी चाहिए वो ये है, मूवीज़ में जैसा भी दिखाया हो या फिर जैसा भी करेक्टर हो, लेकिन ऐतिहासिक चीज़ें देखने पे हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी धर्मनिरपेक्ष किस्म का इंसान था, धर्मनिरपेक्ष टाइप का इंसान था। धर्मनिरपेक्ष इंसान इसलिए था, सेक्युलर था इसलिए था, क्योंकि ये धर्म से राजनीति को बिल्कुल अलग करता था, धर्म से राजनीति को अलग करता था। कौन, यही वाला।
ये अपने को बोलता था कि मैं भी ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं बोलता था, बोलता मैं भी ईश्वर का भेजा हुआ एक नुमाइंदा ही हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन उलेमा वगैरह जो होते थे, जो धर्म गुरु होते थे, उन लोगों को बोलता था तुम साइड रहो, बीच में मेरी पॉलिटिक्स के बीच में अपनी धर्म की बातें मत ले आना, मतलब तुम मुझे मत सिखाना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा इसका बहुत सख्त हिदायत थी इसकी। तो एक इसका एक अच्छी बात मुझे लगी धर्मनिरपेक्ष वाली। और दूसरी बात अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो एक खास है, वो एक और बहुत अच्छी बात है कि इसने ना इससे पहले के जो तुर्की थे उनकी तरह काम नहीं किया। आपको याद होगा बलबन जो कहता था कि मेरी आंखें अंगारे की तरह लाल हो जाती है, हाथ तलवार पे चला जाता है अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जो निम्न कुल का है, यानी कुलीन व्यक्ति चाहिए थे बलबन को। ये कहता है मुझे कुलीन की जरूरत नहीं है, मुझे मायने नहीं रखता कि तुम जन्म से कौन से गोत्र में जन्म तुम्हारा होगा, मायने रखता है कि तुम में क्या प्रतिभा है। तो ये कुल मिला के प्रतिभा का सम्मान करता था। और इस चक्कर में इसने हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी प्रश्रय दिया। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। अभी तक इससे पहले के जो लोग थे, इल्तुतमिश हो, बलबन हो या फिर कोई भी और हो, वो लोग क्या करते थे, तुर्क के मुसलमानों को बड़े पदों पर रखते थे, हिंदुस्तानी मुसलमान को छोटे छोटे पदों पर रखते थे। इसने क्या किया, इसने बोला प्रतिभा के आधार पर मैं रखूंगा, इस कारण से हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी ऊपर उठने का मौका मिला। तो इसीलिए खिलजी क्रांति क्यों कहा जा रहा है, इसे आप समझ पा रहे होंगे। खिलजी क्रांति कहने का मतलब है, क्रांति मतलब एक किसी वर्षों से चली आ रही किसी कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाना क्रांति कहलाता है। एक तरह की कुप्रथा ही तो थी कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को मौका नहीं मिल पा रहा था। तो तभी ये कह रहा है यहाँ पे कि खिलजियों की, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि खिलजी वंश मुख्य रूप से भारतीय मुसलमानों का उन तुर्कों के विरुद्ध विद्रोह था जो दिल्ली के बजाय गौर और गजनी से प्रेरणा पाते थे। यानी उनका मुख्य उद्देश्य भारत में वो सिर्फ एक तरह से रह रहे थे पैसा पूसा वो करने के लिए, मुख्य उनको ही लगता था कि हमारा घर गौर गजनी है। लेकिन अलाउद्दीन ने खुले तौर पर माना कि मेरा घर भारत ही है ये, और उसने मेधावियों पे काम किया, प्रतिभा पे काम किया। ठीक है, मोहम्मद हबीब थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में बता चुका हूँ। अलाउद्दीन के बारे में ठीक है, अब मैं ऐसा करूंगा बाकी बातें कल डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैंने अलाउद्दीन का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हमें पढ़ना है अलाउद्दीन के जो क्षेत्रीय विस्तार हुए, अलाउद्दीन ने किस किस तरह से अपनी सैन्य उपलब्धियों का वर्णन जो है अलाउद्दीन खिलजी की, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम देखेंगे कि उसने उत्तर भारत में गुजरात के इलाकों को कैसे जीता, राजस्थान के रणथंभौर को जीता, चित्तौड़ को जीता, जैसलमेर को जीता, सिवाना को जीता, और कैसे करके उसने जालौर को जीता, मालवा को जीता। उसके बाद दक्षिण भारत में वो गया, कैसे कैसे उसने अलग अलग इलाके, जो देवगिरी का इलाका हो गया, वारंगल का इलाका हो गया, या द्वार समुद्रम का इलाका हो गया, और अलग अलग इलाके जो हुए उसने कैसे कैसे जीते। और फिर बाद में हम देखेंगे कि उसके किस किस तरह की बाजार नीति, आपने शायद सुना होगा कि उसकी किस किस तरह की चीज़ें थी, आर्थिक सुधार उसने क्या क्या किए थे, सैन्य सुधार उसने क्या क्या किए थे। ये सब चीज़ें हम अलाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा ठीक ठाक सा एक बड़ा टॉपिक है। तो अलाउद्दीन खिलजी को जब आप पढ़ लोगे तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। और इसके बाद फिर हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी जब होगा तो खिलजी वंश के बाद हमारे पास तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश थोड़ा अच्छा वंश है, मतलब ठीक ठाक लेंदी है। तुगलक के बाद फिर छोटे छोटे दो वंश आएंगे, सैयद और लोधी वंश, जो पैरेलल चलते हैं। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत खत्म, सीधे मुगल सल्तनत शुरू। फिर मुगल में आप जानते ही हो कि कहाँ से हम शुरू करेंगे, इब्राहिम लोधी वगैरह, फिर बाबर हुमायूं, ऐसे करके। और बाबर हुमायूं अकबर, फिर उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, और फिर बस फिर अंग्रेज आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके खत्म हो जाता है। तो होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया प्लीज़ वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें, अदर नीडियो स्टूडेंट्स से जरूर से शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें अगर आपने यहाँ तक चीज़ों को देखा है। एफर्ट्स लगते हैं, नो डाउट आपको लग ही रहा होगा कि लगते ही हैं एफर्ट्स। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ बना रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।